Hello guys, I am Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy is going to teach you the second part of the chapter structural change, and if you have not seen the first part, go check it right now. The link is given in the description box below. So let's start with the first topic of our second part, which is understanding colonialism. कलोनलिज्म हमें समझना है. तो कलोनलिज्म का सबसे इजीएस्ट मीनिंग होता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर. जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल करती है तो हम इसको कलोनलिज्म कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कलोनलिज्म. उसके बाद इन आर मॉडर्न पीरियड, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है आज के टाइम में, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है, यहाँ पे वेस्टर्न कलोनलिज्म का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारे मॉडर्न इंडिया के अंदर हमारा वेस्टर्न कलोनलिज्म का, जो हमारे ऊपर इतने सालों से है. उसके बाद हमारा जो इंडिया का पास्ट है, न्यूमरस ग्रुप्स ऑफ पीपल हमारे कंट्री में आए हैं. They have came in our country and they have re-established and established their rule over our country, over different parts of the country. वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स पे बहुत न्यूमरस, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल है. जैसे हमारे पोर्टुगीज हो गए, या फिर हमारे ब्रिटिशर्स हो गए, हमारे इंग्लैंड के लोग हो गए, इंग्लैंड के पीपल हो गए, इंग्लैंड के हो गए, इतने लोगों ने, हमारे मुगल्स हो गए, उन्होंने हमारे ऊपर रूल इस्टेब्लिश करा है, री इस्टेब्लिश भी करा है, और बहुत सारे लोग आए हैं. तो हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे दूसरी कंट्रीज का इम्पैक्ट एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जो हमारी हिस्ट्री है वो फुल है ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एनेक्सेशन. एनेक्सेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान दूसरी जगह को एनेक्सेशन कर देता है, दूसरी जगह से दूसरी जगह के लिए फाइट करके उसके ऊपर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लेता है बाय अनफेयर मीन्स, उसका वो होता है एनेक्सेशन. जब हमारी इंडिया की जो हिस्ट्री है वो फुल ऑफ एग्जाम्पल्स है ऑफ एनेक्सेशन ऑफ आवर फॉरेन टेरिटरीज. फॉरेन लोगों ने आके हमारी कंट्री पे एनेक्सेशन करी है बहुत बार, और सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने नहीं करी, बहुत सारी कम्युनिटी ने करी है. तो इसका मतलब है कलोनियलिज्म का मतलब हमने समझ लिया, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर. और हमारे मॉडर्न पीरियड के अंदर हमारे वेस्टर्न कलोनियलिज्म का बहुत ग्रेट इम्पैक्ट है जो हम सबको दिखता है, और हमने प्रीवियस वीडियो में उसके एग्जांपल्स भी पढ़े थे. और हमारा जो इंडिया का पास्ट है उससे हमें ये पता चलता है कि न्यूमरस ग्रुप्स ऑफ पीपल है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी से आए हैं, और उन्होंने हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री पे रूल एस्टैब्लिश करा है और एनेक्सेशन भी करी है. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. So our next topic is difference between capitalism and pre-capitalism. Difference between pre-capitalist and capitalist time. तो pre-capitalist वो टाइम है, ब्रिटिशर्स का टाइम है, जब ब्रिटिशर्स हमारे एग्जिस्ट करते थे और हम पे रूल करते थे. तो उन्होंने किस तरीके से हमारी कंट्री को रूल करा है, ये वो टाइम है. और कैपिटलिस्ट टाइम है हमारे किंग्स का, हमारे रूलर्स का, एंड हमारे एम्परर्स का. जब ये सब हमारे ऊपर रूल करते थे, कैपिटलिस्ट वो टाइम है. और प्री कैपिटलिस्ट जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे. तो ऑब्वियसली एक डिफरेंस है बिटवीन द एम्पायर ऑफ कैपिटलिस्ट टाइम्स एंड प्री कैपिटलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट टाइम्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. अब जो हमारे प्री कैपिटलिस्ट थे वो क्या करते थे, वो डोमिनेशन से एक्सट्रैक्ट करते थे एक कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट. जैसे हमारा जमींदारी सिस्टम हो गया, वो डोमिनेटिंग थे, उन्होंने अपना परमानेंट सेटलमेंट एस्टैब्लिश करा था. उससे वो क्या करते थे, वो एक हमारे कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट लेते थे विद द हेल्प ऑफ देयर डोमिनेशन, वो डोमिनेट करते थे. और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो उनका था, कैपिटलिस्ट सिस्टम का इजीएस्ट मीनिंग होता है कि जो
ब्रिटिशर्स कैपिटलिज्म सिस्टम अगर आपके दिमाग आपको पढ़ने में आ रहा है तो उसका फर्स्ट वर्ड आना चाहिए उसके बाद आपके दिमाग में ब्रिटिशर्स। वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते थे हमारे प्रॉफिट के हमारी इकोनॉमी में कि क्या कर पाए, वो इंश्योर कर पाए ग्रेटर प्रॉफिट, उनको ग्रेटर प्रॉफिट मिल पाए और बेनिफिट करते थे अपने ब्रिटिश कैपिटलिज्म को। क्यों करते थे वो ग्रेटर प्रॉफिट? कि वो अपने आप को अपनी कंट्री को और रिच कर पाए, उनको और एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स मिले जिससे वो आगे और हैवी टैक्सेस पे हमारे फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट कर पाए। उसके बाद जो उनकी हर पॉलिसी थी, every policy was greeted towards strengthening and expansion of British capitalism। वो कोई भी पॉलिसी निकालते थे हमारे इंडिया के अंदर वो इस चीज पे बेस्ड होती थी कि वो ब्रिटिश कैपिटलिज्म हमारा और ज्यादा एक्सपैंड हो और ज्यादा हमारा ब्रिटिश कैपिटलिज्म। तो हम ये टाइम फिर से पढ़ते हैं। वो क्या करते थे? डोमिनेट करते थे। डोमिनेट करने से क्या होता था? उनको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट मिलता था और वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते थे हमारे इकोनॉमिक बेस से। क्यों बाय विच दे कैन गेट ग्रेटर प्रॉफिट एंड बेनिफिट देयर ब्रिटिश कैपिटलिज्म। उनका ब्रिटिश कैपिटलिज्म बेनिफिट होता था और उनकी जो भी पॉलिसीज वो निकालते थे, जो भी पॉलिसीज वो निकालते थे वो क्या होती थी? ग्रेटेड टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ एक्सपेंशन, कि वो और अपना ब्रिटिश कैपिटलिज्म टाइम टू टाइम एक्सपैंड कर पाए। दिस वाज द मेन रीजन फॉर देम फॉर देयर ईच एंड एवरी पॉलिसी। अब कैपिटलिस्ट टाइम में क्या होता था? कैपिटलिस्ट टाइम में ऑन द होल दे डिड नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक बेस। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस? कि दे डिड इंटरफेयर एंड दे डिड इट। इन्होंने इंटरफेयर नहीं करा था और इन्होंने इंटरफेयर करा था। They simply took the tribute that was slimmed off the economic surplus that was produced traditionally in the subjected areas। ये क्या करते थे? जो ट्रेडिशनली प्रोसीजर चल रहा था इतने टाइम से, उसी से किंग्स अपने आप बोल देते थे कि आप फार्मर्स इतना प्रोड्यूस करेंगे और जो उनका हाफ या 1/3 या 1/2 जितना भी प्रोड्यूस होता था वो आके वो लोग क्या करते थे? किंग्स को दे देते थे। और ये ट्रेडिशनली था जिससे क्या होता था? फार्मर्स भी हैप्पी रहते थे और हमारे किंग्स भी हैप्पी रहते थे। उनका भी कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ ट्रिब्यूट रहता था। बट आपने अभी पढ़ा ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता था, उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा मूवमेंट ऑफ पीपल, कि लोग इधर से उधर नहीं, एक मिनट, हाँ जी, ये है हमारी नेक्स्ट स्लाइड। लैंड लॉज, कि उन्होंने लैंड लॉज, हमारे ब्रिटिशर्स ने लैंड लॉज निकाले थे। तो उन्होंने क्या लैंड लॉज निकाले थे हम अब ये पढ़ने वाले हैं। इट चेंज्ड वेरी लॉ ऑफ द लैंड। उन्होंने हर लैंड का लॉ चेंज करा, ईच एंड एवरी। इट चेंज नॉट जस्ट द लैंड ओनरशिप लॉ बट डिसाइडेड इवन व्हाट क्रॉप्स ought to be grown and what ought not to be grown। They didn't only change the land ownership, उन्होंने सिर्फ लैंड ओनरशिप नहीं चेंज करी थी कि कौन लैंड कंट्रोल कर सकता है, कौन कितनी लैंड कंट्रोल कर सकता है। उन्होंने ये चीज भी चेंज करी थी कि कौन सी क्रॉप ग्रो होगी और कौन सी क्रॉप नहीं ग्रो होगी। दे इवन डिसाइडेड दैट। और क्या करा था उन्होंने? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम अपना सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं, अगर आपको ये मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ना याद आए तो आप सेकेंडरी सेक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को उन्होंने उसके साथ भी मेडल करा था। जैसे आपको पता है उन्होंने हमारे इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर दी थी बड़ी बड़ी, तो वो भी हमारे लिए उन्होंने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के साथ भी मेडल करा था बहुत ज्यादा। और उन्होंने ऑल्टर करा था कि वे ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एंट्रिंग इनटू द फॉरेस्ट। 3 चीजें करी थी कि वे ऑफ प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोड्यूस कैसे होगी वो भी ये लोग डिसाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किस किस इंसान को होगी, कहाँ कहाँ पे होगी, कौन कौन उसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, वो भी ये लोग डिसाइड करेंगे। और उन्होंने एंट्री इन द फॉरेस्ट, जो हमारे पैस्टरलिस्ट होते थे, जो हमारे
आदिवासी होते थे जो फॉरेस्ट में ही रहते थे, उनकी एंट्री उन्होंने मना कर दिया था कि यू कैन नॉट एंटर द फॉरेस्ट एनी मोर, उन सबको फॉरेस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, दे क्लियर्ड द ट्रीज, दे स्टार्टेड टी प्लांटेशन, उन्होंने टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, उन्होंने हमारे फॉरेस्ट काटने स्टार्ट कर दिए। इट ब्रॉट इन फॉरेस्ट एक्ट that changed the lives of pastoralists. They were prevented from entering many forests that had earlier provided valuable forage for their cattle. उन लोगों ने क्या कर दिया था, जो हमारे pastoralists थे, जो अपने वहां पे कैटल्स को ग्रेस कराते थे और वहां से वो लोग अपना प्रोड्यूस लेते थे, लाइक वुड हो गई, प्लांट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो सब कुछ ये लोग फॉरेस्ट से ही लेते थे और अपनी लाइवलीहुड चलाते थे। तो व्हाट दे डिड, व्हाट द ब्रिटिशर्स डिड, उन्होंने उनको प्रिवेंट करा कि आप फॉरेस्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते एनी मोर। एंड व्हाट दे डिड कि उनको बोल दिया, उनकी जो वैल्यूएबल, उनका जो लाइवलीहुड था वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जो उनकी मीन्स थी लाइवलीहुड की, वहां से उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और वो आगे वहां पे नहीं जा पाए। दीज वर ऑल द लैंड लॉज, कि वो बताएंगे, ओनरशिप भी चेंज कर दी, कौन सा क्रॉप ग्रो होगा कौन सा नहीं ग्रो होगा वो भी ये डिसाइड करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अ सेकेंड पॉइंट, वे ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ लास्ट पॉइंट इज दैट पैस्टरलिस्ट को एंट्री नहीं थी, उनको मना कर दिया। उनका जो मेन लाइवलीहुड था, लाइवलीहुड वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, जो उनका लाइवलीहुड था वो भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। मूवमेंट ऑफ पीपल, कलोनियलिज्म की वजह से व्हाट वाज द रिजल्ट, मूवमेंट ऑफ पीपल स्टार्ट हो गया था फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ही वन स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाने लग गए थे, ट्रैवल करने लग गए थे। जैसे फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव टू असम टू वर्क ऑन टी प्लांटेशन। असम से, झारखंड से लोग असम जाने लग गए थे टी प्लांटेशन पे काम करने के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट, असम के बारे में भी हम यहाँ आगे पढ़ेंगे और टी प्लांटेशन के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। और न्यूली इमर्ज मिडिल क्लास, एक वन मिडिल क्लास न्यूली इमर्ज हुई, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन्स, जो थे बंगाल और मद्रास से। वहां से बंगाल और मद्रास से people moved as government employers and professionals like doctors and Bengal lawyers moved to different part of the country। जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं और जो हमारे प्रोफेशनल पीपल होते हैं, वो हमारी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी के अंदर एक नई क्लास इमर्ज हुई, मिडिल क्लास, जिसके अंदर कौन एग्जिस्ट करते थे, हमारे डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एग्जिस्ट करते थे। इन लोगों को, ये मद्रास और बंगाल में रहते थे, एंड व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड मूविंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। उन्होंने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में मूव करना स्टार्ट कर दिया, एंड दे वर द न्यू मिडिल क्लास दैट इमर्ज, पर्टिकुलरली वेयर इन द ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रीजन विच वॉज बंगाल एंड मद्रास। नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज पीपल वर चार्टेड इन शिप्स फ्रॉम इंडिया to work on colonialized lands। हमारी 3 colonialized lands थी, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। इन 3 colonialized lands के अंदर हमारे इंडिया से लोगों को शिप्स में बिठाया जाता था और यहाँ पे भेजा जाता था टू वर्क देयर, वहां पे काम करने के लिए। एंड मेनी डाइड ऑन देयर वे, आधे, बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते थे, और जो पहुंचते थे वो कभी वापस नहीं आते थे, दे नेवर रिटर्न बैक। और वहां पे जो हमारे इंडिया के डिसेंट्स रह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है उन लोगों को। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अगेन। क्या होता था, लोगों को शिप में इंडियंस को कलोनलाइज लैंड्स में लेके जाया जाता था। कलोनलाइज लैंड्स कौन सी थी, हमारी एशिया थी, अफ्रीका थी और अमेरिका थी। उनको आधे से ज्यादा लोग मर जाते थे ऑन द वे, एंड मोस्ट कुड नेवर रिटर्न बैक। आधे से ज्यादा लोग वापस ही नहीं आ पाते थे,
और जो लोग वहां पे सेटल हो गए थे और उन्होंने अपना आगे लाइफ करियर स्टार्ट कर दिया था, अपना लाइवलीहुड उन्होंने वहीं पे ढूंढ लिया था, उनको हम क्या कहते हैं? पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन. दिस वॉज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन द टॉपिक chapter structural change. Let's go to the next topic. Our next topic is capitalism. अब हम कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहली बात, कैपिटलिज्म किसने इंट्रोड्यूस करा था? हमारे ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करा था. अब कैपिटलिज्म का एक बेसिक मीनिंग क्या होता है? कैपिटलिज्म इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोड्यूस होते हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर विद इट. हमारे गवर्नमेंट उस चीज से इंटरफेयर नहीं करेगी और वो प्राइवेटली ओन होती है हमारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब कि सब कुछ हमारे एक पर्सन के हाथ में होता है. हमारी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. और क्या मेन मोटिव होता है हमारे लोगों का जो प्राइवेटली ओन करते हैं? टू अर्न प्रॉफिट विद इन अ मार्केट सिस्टम. एक मार्केट सिस्टम के अंदर ही उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है. प्राइवेटली ओन होती है सारी चीज और वो ऑर्गेनाइज करते हैं विद इन द मार्केट सिस्टम. अब ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था ये इमर्ज तो हो गया था, बट इस वजह से क्या हुआ, जो हमारे यूरोपियंस थे, मींस जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की एक्सप्लॉयटेशन कर दी थी, क्योंकि उनके लिए ये सिस्टम अच्छा था बट दूसरों के लिए सिस्टम अच्छा नहीं था. बट व्हाट दे डिड, दे इम्पोज्ड इट. उन्होंने इम्पोज कर दिया था जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही थी. तो कैपिटलिज्म का मतलब सबको समझ आ गया होगा यहाँ पे. प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट डू नॉट इंटरफेयर विद इन इट. और क्या होता है मेन मोटिव कैपिटलिज्म का? टू अर्न प्रॉफिट. अब if capitalism has been the dominant economic system, nation state became the dominant political system and this is economic system. अगर हमारा कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम, पता है आप लोगों को. अगर हमारा कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है तो हमारा नेशन स्टेट एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फॉर्म है. अगर हम कैपिटलिज्म को कंसिडर करते हैं एज एन डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डोमिनेटिंग है, यही चल रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड हमें नेशन स्टेट को कंसिडर करना पड़ेगा एज अ पॉलिटिकल सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कि नेशन स्टेट क्या होता है और नेशन स्टेट के बारे में क्या क्या है. That we all live in a nation state, that we all have a nationality or a national citizenship may appear naturally to us today. Before the First World War, passports were not widely used for international travels and in the most area, few people had one. Societies were, however, not always organized on these lines. Nation state pertain to a particular type of state characteristic of the modern world. A government has sovereign powers within a defined territorial area and the people are citizens of a single nation. Nation states are closely associated with the rise of nationalism. The principle of nationalism is sure that any set of people have right to be free and exercise sovereign power. अब मैं आपको ये पूरा पैरा समझाती हूँ. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरा और इसको समझने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा कि जो ये ऑल वेयर वी लिव, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक नेशन स्टेट के अंदर रह रहे हैं. पहली बात तो एक नेशन होगा, नेशंस के अंदर स्टेट्स होंगे, दीज ऑल आर स्टेट्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर नेशन नहीं होगा तो स्टेट्स नहीं होंगे और अगर स्टेट्स ही नहीं होंगे तो नेशन भी नहीं होगा. तो अगर आपको एक स्टेट बनाना है तो वो ऑब्वियसली किसी नेशन का पार्ट होना चाहिए और अगर कोई नेशन बनाना है तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टेट्स एग्जिस्ट कर रहे होने चाहिए. ये हमारा बेसिक चीज है. तो एक नेशन स्टेट्स के बिना कुछ नहीं है और एक स्टेट नेशन के बिना कुछ नहीं है.
तो वी ऑल लिव इन अ नेशन, और हमारी सबकी एक नेशनैलिटी है। जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं तो वी आर नोन एज इंडियंस। हमारे पास सिटीजनशिप है, जो भी यहाँ पे बॉर्न है उन लोगों के पास यहाँ पे सिटीजनशिप है इंडिया की, जो बाहर बॉर्न है उनके पास बाहर की सिटीजनशिप है। तो ये चीज हमारे लिए नेचुरल है आज की डेट में। टुडे फॉर अस इट इज नेचुरल, बट बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इट वाज नॉट वेरी करंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पासपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, जैसे अब आपको इजीली पासपोर्ट अवेलेबल हो जाते हैं। पहले पासपोर्ट इतने इजीली अवेलेबल नहीं होते थे हमारे लिए। पहले इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत डिफिकल्ट होता था, वाइडली यूज भी नहीं होता था और डिफिकल्ट होता था। तो मोस्टली फ्यू पीपल, बहुत कम लोगों के पास हमारे पासपोर्ट एग्जिस्ट करते थे, और हमारी सोसाइटी इस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं थी। अब जो हमारा नेशन स्टेट है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर होता है, उसके एक पर्टिकुलर टेरिटरी होती है हमारी नेशन की, स्टेट की, नेशन के अंदर, कि हाँ भाई ये दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेट दैट एग्जिस्ट इन अ नेशन। ओके, अब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेट भी होता है, अब इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी कि यहाँ पे किस तरीके के लोग रहते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज यूज करती है, यहाँ पे मेन प्रोफेशनल क्या है लोगों का, व्हाट डू दे ईट, व्हाट इज देयर ट्रेडिशनल, कौन से वो फेस्टिवल्स बनाते हैं, और हाउएवर कैरेक्टराइज्ड है मॉडर्न हमारा इंडिया इस पर्टिकुलर तरीके से। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास क्या है, हमारी सॉवरेन पावर्स है within a defined territorial area and the people of citizens are citizen of a single nation। हम सब किसके citizens हैं, हम सब इंडिया के citizens हैं, और हमारे लिए जो sovereign power है, हम सबको sovereign power provided है कि हम लोग कोई भी religion, कोई भी चीज follow कर सकते हैं। ये चीज एक पर्टिकुलर टेरिटरी में ही प्रोवाइडेड है हमारे इंडिया के अंदर इंडियंस को। उसके बाद जो हमारा नेशन स्टेट है वो क्लोजली एसोसिएटेड है विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जितना हम लोग साथ में यूनाइटेड रहेंगे उतना ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, और उतना ज्यादा जो हमारा नेशनलिज्म है वो राइज होएगा। तो हमारे नेशनलिज्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या है कि जो सिटीजन्स है या पीपल है उनको राइट ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड होना चाहिए और उनको सॉवरेन पावर एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे आप इस चीज का मतलब समझेंगे, nation state is associated with nationalism and then nationalism is associated with rights, associated with rights of freedom and our sovereign power। सॉवरेन पावर, पहले नेशनल नेशन स्टेट बनेगा, नेशनलिज्म राइज होएगा, उसके बाद नेशनलिज्म किसके साथ हमारा एज्यूम करा जाता है, सेट ऑफ पीपल के पास क्या होते हैं, राइट टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सॉवरेन पावर। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, इफ नेशनलिज्म कैन बी द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम, हाउ कैन द नेशन स्टेट बी द डोमिनेंट पॉलिटिकल सिस्टम। तो इसके अंदर आपको ये सब कुछ समझाना है कि नेशन स्टेट एक पर्टिकुलर टेरिटरी का होता है, उसके अंदर लोग सॉवरेन पावर एंजॉय करते हैं और ये सब एक सिंगल नेशन के सिटीजन होते हैं। उसके बाद नेशनलिज्म से वो अराइज होता है, एसोसिएटेड होता है। नेशनलिज्म आगे किससे एसोसिएटेड होता है, विद द राइज ऑफ द सेट ऑफ द राइट ऑफ द पीपल टू बी फ्री एंड एक्सरसाइज सॉवरेन पावर्स। सो आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। Guys, this is it for today. Please subscribe the channel and press the bell icon, and if you want online or offline classes or you have any doubt, you can comment down below or contact the number given below, and please connect us on Instagram, Facebook and Telegram.